नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है अम्ल, भस्म एवं लवण। जी हाँ, कभी कभी इस चैप्टर का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण भी लिखता है। तो ये भस्म और क्षार में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन की मदद से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लास 8 से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, 3 से 4 बार सारे प्रश्न आए हुए हैं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पूरा निचोड़ में लेकर आपके बीच आ गया और 150 प्लस क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन के ही मदद से सारे थ्योरी भी कंप्लीट करते चलेंगे, जो भी उससे रिलेटेड बातें होंगे। मतलब इन चैप्टर का जितने थ्योरी है ना, क्वेश्चन में ही बना दिया गया, क्वेश्चन के ही रूप में, मतलब सारे आपको मिल जाएंगे। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं कई बार। क्वेश्चन देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन का लेवल हल्का भी रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भारी भी रहेगा, दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, जवाब देंगे जरा कि अम्लीय पदार्थ का विलयन। अम्लीय पदार्थ का विलयन मतलब पानी के अंदर आप अम्लीय पदार्थ घोल दिए हैं, तो क्या क्या हो सकता है। पहला पढ़ते हैं, नीला लिटमस पथ को लाल करेगा, तो जी हाँ, रेड करने वाला एसिड होता है। एसिड से हाथ जल जाता है, खतरनाक होता है, इसलिए यही आंसर होगा। मिथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित करता है, तो जी हाँ, मिथिल ऑरेंज को रेड कलर में तब्दील करता है। ये भी सही बात लिखा गया है अम्लीय पदार्थ के लिए। फिनप्थलीन के उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो जी हाँ, फिनप्थलीन का उदासीन रंग, इसको उजला भी लिखता है कभी कभी, ध्यान रखिए, उजला भी लिखता है इसका। क्लियर है बातें। कोई परिवर्तन नहीं लाता है। इनमें सभी आंसर देना परफेक्ट रहेगा अम्लीय के बारे में। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही जगह मिक्स कर दिया गया है कि नीला लिटमस लाल को करता है। सिर्फ इतना ही पूछेगा आपके एग्जाम में कि अम्लीय पदार्थ किस कलर के अम्ल को किस कलर में तब्दील करता है, ये याद रखना है। नीला को लाल करता है। आगे है, मिथिल ऑरेंज का रंग लाल रंग में बदल देता है, और फिनप्थलीन उदासीन रंग होता है, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं लाता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल हमेशा अम्लीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करते। ये सही बात है। ऐसा नहीं कि अम्ल हमेशा अम्लीय गुण का ही प्रदर्शन करेंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं होता है। कैसे भाई, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं, तो इसका लॉजिक समझिएगा ज़रा। जैसे सूखा हुआ अम्ल है और पानी में घुला हुआ अम्ल है, घुलने के बाद ही अपना गुण दिखाता है, सूखा हुआ में ये गुण नहीं प्रदर्शित करता है। और भी बहुत रीजन हो सकते हैं, एक मैंने बताया आपको। अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए मैंने बोला ना, ये भी सही बात हो गया कि अम्ल का गुण कब आएगा, जब उसको जलीय विलयन में घोलेंगे। तो दोनों इसके पॉइंट सही है। खुद आंसर देने का कोशिश करिए, जो जो आप जानते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करता है। भस्म की बात कर रहा है। भस्म किसको बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। भस्म का मतलब होता है बेस। बेस होता है भस्म का, लेकिन जिस बेस को आप पानी में घोल देंगे उसको क्षार कहते हैं। गौर से सुनिए, सारे भस्म क्षार नहीं है, मतलब सारे भस्म को आप पानी में नहीं घोल सकते। वी कांट डिजॉल्व ऑल द बेसेज इन द वाटर, ओनली द बेसेज दैट आर डिजॉल्व इन वाटर नॉन एज क्षार। ये चीज़ याद रखिए, तो आज के बाद गलती नहीं करना है। अब कह रहा है भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन देगा, तो बता, अर्हेनियस के सिद्धांत के हिसाब से, डिफिनीशन के हिसाब से OH माइनस आयन देता है। और एसिड की बात करेगा, जैसे कि नेक्स्ट है एसिड का, तो H प्लस आयन देता है। क्लियर है बात, H प्लस आयन देता है। लेकिन जल में जब एसिड मिलाते हैं तो अंदर क्या क्रिया हो रहा होता है, आप जानते हैं क्या? You know about the processes inside the water when we dissolve the acid in the water। आप जान लीजिए, वहाँ पे जो घटना हो रहा था उसको बोलते हैं हम लोग H3O प्लस बन रहा होता है। पता है आपको, H3O प्लस बनता है पानी के साथ मिलकर, एसिड बनाता है। अच्छा, आपको पता, एक और चीज़ पूछता हूँ, इससे पिछला क्लास आपने देखा है क्या? अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं। आप उसे जाकर भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस क्लास को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाकर उसे भी टाइम निकाल कर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से। क्या मैंने पढ़ाया था, नाभिक के बारे में बताया था, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, जो कि आज तक कोई नहीं इतना बेहतरीन पढ़ाया, वो मैं पढ़ाया हूँ। 100 के करीब क्वेश्चन, 100 प्लस लेकर आया था। बहुत बहुत बेहतरीन था वो क्लास। उसमें मैंने बताया था आपको H प्लस क्या है, एक प्रोटॉन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रोटॉन। पता है आपको? तो आगे मैं डिफिनीशन बताऊंगा आपको। एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने यही डिफिनीशन दे डाला कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन लेता है। क्या है अभी देखेंगे हम लोग। तो पहले इसको समझिए कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है, तो आपको पता चल गया H प्लस आयन देता है, और भस्म का क्या था, OH माइनस था। ये अर्हेनियस का डिफिनीशन के हिसाब से है। भस्म का जलीय विलयन, भस्म मतलब बेस का जल में घुला दिया आप, लाल लिटमस पथ को नीला कर देगा, लाल को नीला करेगा। तो जी हाँ, लाल लिटमस पथ को नीला करेगा, सही लिखा गया है भस्म के बारे में।
आगे कह रहा है मेथिल ऑरेंज को पीला रंग परिवर्तित कर। जी हाँ, मेथिल ऑरेंज को पीला करेगा ये। अच्छा, मेथिल ऑरेंज को कौन सा कलर करेगा एसिड, बताओ तो जब मेरे को आप। याद आया, लाल रंग। लाल रंग यदि आ रहा है तो समझेंगे एसिड है, लेकिन पीला रंग आ रहा है तो क्या समझेंगे, बेस है। अच्छा, फिनेप्थिलीन के उदासीन रंग को गुलाबी बना देगा। फिनेप्थिलीन का कलर में चेंजिंग लाएगा, गुलाबी कलर का। कौन, बेस। बेस गुलाबी करता है, लेकिन एसिड कुछ नहीं करता है, रंगहीन का रंगहीन ही रहेगा। अब इसीलिए फिनेप्थिलीन पूछता है एग्जाम में, लिटमस वाला अब नहीं पूछता है। मेथिल ऑरेंज का पूछता है, क्योंकि मेथिल ऑरेंज में दोनों चेंज करता है, जैसे एसिड रेड करता है मेथिल ऑरेंज को, और बेस पीला कर रहा है। लेकिन उससे भी मज़ेदार क्या कहानी होता है, पूछ देता है क्या पता है, फिनेप्थिलीन एसिड में डालने पर क्या होगा। और बच्चा को लगता है कुछ ना कुछ कलर तो चेंज होता ही होगा, बट होता नहीं है। एसिड में बेस में जाकर चेंज होता है, वो भी गुलाबी रंग होता है। यहाँ लाल रंग लिख देगा, तो इसका आंसर सभी दीजिएगा, परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिटमस का उदासीन रंग कैसा होता है, उदासीन रंग, लिटमस अपना कौन सा कलर में होता है, तो बैगनी रंग में होता है। लिटमस खुद का कलर उसका क्या है, बैगनी है। नेक्स्ट है पॉइंट, विचार करने के लिए कह रहा है कि लिटमस पत्र द्वारा अम्ल और भस्म की पहचान हो सकती है। हाँ, हो सकती है, परंतु उसके प्रबलता स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता। जी हाँ, अगर एसिड में डालेंगे तो आपके पास दो एसिड है, मान के चलिए HCl है, NaCOOH है। अब इसमें COOH वाला है, ये हम लोग खा भी सकते हैं, लेकिन HCl को हम लोग खा नहीं सकते, यहाँ जला देगा। तो आपको पता है दोनों में आप लिटमस पेपर डालेंगे तो दोनों में रेड कलर दे देगा, आपको दोनों में रेड दे देगा। बट आपको पता है कि एक एक हम लोग खा भी सकते हैं, खा नहीं सकते, तो उसका प्रबलता पता चला नहीं ना, पता चला। तो ये बात सही लिखा गया है कि लिटमस पेपर से हमको सिर्फ पता क्या चलता है, एसिड है कि बेस है, उससे ये नहीं पता चलता कितना प्रबल है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यूनिवर्सल सूचक पीएच स्केल को बोला जाता है। यूनिवर्सल सूचक मतलब पीएच स्केल, पता है कि नहीं पता है। यूनिवर्सल सूचक पीएच स्केल को बोलते हैं। यूनिवर्सल सूचक से अम्ल और भस्म की पहचान हो सकती है, ये सही बात है, और उससे प्रबलता का भी पता लगता है। तो जी हाँ, प्रबलता का भी पता लगता है, पीएच स्केल से लॉग के रूप में निकाला जाता है, वो कितना स्ट्रांग है उससे पता। लॉग छोड़ दीजिए, अब नॉर्मली एक पट्टी लीजिए जो होता है, बीच में कितना क्या होता है, 7 होता है, लास्ट में यहाँ क्या होता है, 14 होता है, यहाँ स्टार्टिंग में 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे एसिड बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे 14 की तरफ बढ़ेंगे बेस बढ़ेगा, बीच में न्यूट्रल रहता है। मान के चलिए आपने कलर पता किया और आपका आ गया 4 तक के कलर दिया, कलर कैसा दिया, 4 के पास जो कलर है वो दिया, आपको पता चल गया कितना प्रबल है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको मान के चलिए 0 पे आके अटक गया कांटा, उसका पीएच स्केल पर 0 शो कर रहा है, इसका मतलब हाईली एसिडिक है। क्लियर हो रही है बातें ना, समझ में आ रही है बातें। हर कॉन्सेप्ट जो थ्योरी आपने नहीं पढ़ा है वो सारा क्वेश्चन की मदद से हो जाएगा। क्वेश्चन 150 है, आराम से रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचते पहुंचते सारे आपके मन का क्वेश्चन दूर हो जाएगा। अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सही बात है, ये हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्ल व क्षार के प्रतिक्रिया फलस्वरूप लवण बनते हैं, ये भी सही बात है। एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या मिलता है, लवण मिलता है और पानी मिलता है, नमक और पानी मिलता है। क्लियर हो रही है, बोलो आप मेरे को जरा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, ये दोनों सही था। कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, हा, गलत हो गया। H+ आयन देता है ना, जब एसिड को घोलते हैं अर्हेनियस के नियम के हिसाब से तो H+ आयन देता है, तो H+ आयन देने का मतलब प्रोटॉन ग्रहण करना होता है कि प्रोटॉन देना होता है। अम्ल प्रोटॉन देता है, अर्थात क्षार वह पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करता है। नहीं, प्रोटॉन ग्रहण करता है। समझ में आ रही है बात, उल्टा लिखा गया है, मतलब यहाँ से डिफिनीशन आप जान सकते हैं, इसको उलट क्या पढ़िए जरा, कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, तो डिफिनीशन हो गया अम्ल का, और क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, डिफिनीशन हो गया। लोरी साहब का यही डिफिनेशन है। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, अच्छी बात है। अंडा का कवच क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अप्रोक्सली होता है, और ये लवण से मिल रहा है, पीछे हुए गैस उत्पन्न करता है, तो लवण होगा, कोई ना कोई लवण होगा। HCl में मान के चलता हूँ, जो चूने के पानी को दूधिया करता है, और जब ये रिएक्शन होता है तो जानते हैं ना, CO2 निकलता है और गैस निकलता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, चाहे कोई एसिड यहाँ ले लीजिए,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करे, चूने के पानी को दूधिया कर लेगा, मतलब उजला करता है, ठीक है, कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, जो एसिड होगा वही आंसर होगा। ये तो नमक है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, आंसर हो जाएगा HCl, एसिड है। आप कहेंगे कैसे जान के सर कि ये नमक है? तो एक चीज़ जानो आप, मैं कमाल की बात बताता हूँ। जैसे जितने भी मेटल्स हैं ना, जैसे NaOH का ही है, नहीं NaOH नहीं, एक चीज़, एक सेकंड दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ज़रा, जैसे CaCO3 है, ठीक है। जितने भी कार्बोनेट होते हैं ना, ये बेसिक बनाते हैं, ऑक्साइड या कार्बोनेट, ये बेसिक नेचर देते हैं। मेटल के कार्बोनेट या ऑक्साइड, जैसे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेसिक नेचर है। मतलब मेटल्स के ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ये बेस बनाता है, बेस समझ रहे हैं ना, भस्म की बात कर रहा हूँ। आगे सुनिएगा ज़रा। और जितने भी आप देखेंगे ऑक्सीजन के अलावा हो, गौर से सुनिए, ऑक्सीजन के अलावा जब भी मेटल के साथ कोई भी अधातु आता है मेटल, वो सारे नमक होते हैं। लमसम केस में नमक ही होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात। तो यहाँ 3 नमक है। और जब भी क्या है, ये तो अधातु है दोनों, HCl, तो क्या बन जाएगा, ये यही है जो दूधिया करेगा पानी को, रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से ये रिएक्ट करेगा और CO2 गैस देगा, जो कि पानी को दूधिया कर देगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। क्षारक जो होते हैं, क्षारक समझ गए ना, भस्म की बात कर रहा है, भस्म की बात कर रहा है, जो कि पानी में घोला जा सकता है। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीले परिवर्तित कर देता है। अच्छा, लाल को नीला किया है, क्या हो सकता है? लाल को नीला किया है, दिमाग लगाइए जरा। आगे कहता है अम्ल के बारे में कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल करता है। ये दोनों डिफिनीशन यहाँ पे मिल गया आपको। अब आगे पढ़िए। एक छात्र ने एक तरल का लाल लिटमस पेपर से परीक्षण किया, मतलब एक लिक्विड लिया, इसमें लाल लिटमस पेपर डाल दिया अंदर, तो वह लाल ही रहा, मतलब ये रेड कलर का ही रहा, और बिना किसी परिवर्तन के वो दर्शाता है कि तरल क्या हो सकता है। तो एक सेकंड समझिएगा, आपने में रेड डाला है, यानी इसके अंदर एसिड है। अगर बेस होता था रेड कलर को क्या चीज़ में बदलता, रेड कलर को नीला में बदल देता, जबकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब एसिड है इसके अंदर, या इसके अंदर होगा उदासीन या पानी हो सकता है। उदासीन कोई भी विलयन होगा, उदासीन विलयन हो सकता है या एसिड हो सकता है, कि उदासीन में भी लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ना ही वो एसिड है ना ही बेस है, तो उसमें लाल लिटमस डालिए तो लाल रहेगा, नीला डालिए तो नीला रहेगा। यहाँ पे रेड डाले आपने और रेड ही रह गया, इसका मतलब पानी भी तो हो सकता है, पानी हो सकता है या एसिड हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़िए, अब ऑप्शन से जवाब देना है। ऑप्शन कह रहा है अवश्य ही अम्लीय होगा, अवश्य ही क्षारीय होगा, न तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में तो उदासीन का बात नहीं किया है, तो अवश्य ही अम्लीय कहिए। लेकिन आंसर इसका क्या है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ उदासीन भी हो सकता है, पानी उदासीन लिक्विड। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और कड़वा होता है आपका क्या, भस्म। कड़वे होते हैं भस्म। निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल है? अच्छा, एक चीज़ समझिए ज़रा, बहुत काम का बात बता देता हूँ, हमेशा याद रहेगा। देखिए, एक ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल में ना ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन होगा ऑक्सी अम्ल में, हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होगा। जैसे ये देखिए, इसमें ऑक्सीजन है तो ये नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ये नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ये नहीं हो सकता, तो आंसर HCl होगा। मतलब हाइड्रा अम्ल उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ना हो। क्लियर है बात? हाइड्रोजन हो। ऑक्सी अम्ल उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? दिमाग लगाइए, जवाब दे पा रहे हैं ना? दिमाग में गई बात? ना ही लॉरी कहे थे, ना ही लेबोजियर कहे थे, ना ही ब्रांस्टेड कहा था। आंसर होगा आपको डेबी। सबसे पहले हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह डेबी साहब ने कहा था। है ना कमाल की बात? याद रहेगा। एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, आते कम हैं, ये अलग बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते, ये तो सही है, और H+ आयन देते, एकदम सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और OH आयन देते हैं, एकदम गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन देते हैं, ये भी सही है। यानी 1 और 3 इसका सही है।
ब्रोंस्टेड लॉरी संकल्पना के अनुसार, आ गया ना, आ गया। अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, जी हाँ, अम्ल प्रोटॉन देता है। अम्ल प्रोटॉन ग्राही होता है, जी नहीं, ये 2 नंबर नहीं हो सकता। भस्म प्रोटॉन दाता होता है, जी नहीं, गलत है। भस्म प्रोटॉन ग्राही होता है, सही है। भस्म प्रोटॉन लेता है, अम्ल प्रोटॉन देता है, यानी इसका 1 और 4 सही है। क्लियर हो गई ना? अब ये डिफिनीशन याद रखिएगा ब्रोंस्टेड लॉरी का, और इसका ट्रिक भी बहुत आसान है। अम्ल H+ आयन देता है, और H+ आयन में कैसे बनता है? हाइड्रोजन में एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और आयन बन गया मतलब इलेक्ट्रॉन इसका गायब, तो क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन बचा, है कि नहीं? कमाल बात। अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन देता है। अम्ल, दिमाग लगाइए ना जरा, इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा होता है ना। H+ आयन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। 1 मिनट रुक जाइए, माफी चाहते हैं। प्रोटॉन देता है। H+ आयन का मतलब क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही तो प्लस बनता है ना। ऊपर ऊपर प्लस आने का मतलब क्या है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, अभी तो बताया था पिछला क्वेश्चन में, 1 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है इसका, तो क्या दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। बहुत लोग ये नहीं जानते रहेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते रहे होंगे कि ऐसा भी होता है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? अम्ल, एसिड की बात कर रहा है। एसिड कहाँ दिख रहा है आपको? HNO3 दिख रहा है। देखिए, ये तो मेटल है, कॉपर, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, ये सभी बेस है। मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड बेस होते हैं। अभी ऊपर बताया था कार्बोनेट वाला जब समझाया था, वहाँ पे CaO का बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड का, याद कीजिए जरा, बताया था ना। तो माइंड में गया बात। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, यहाँ पे है सोडियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है? तो माइंड में बैठाइए, ये सभी क्या है? एक तरह से बेस है, भस्म है, और एक ही को यहाँ पे मिल रहा है आपको, क्या? HNO3 एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है वो बोल रहा है, तो देखिए, ये हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पोटेशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, हाइड्रा ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये हाइड्रा ऑक्साइड या ऑक्साइड, ये सारे भस्म का काम कर रहा होता है, ठीक है। और NaCl क्या आ गया? NaCl, ये नमक है, भस्म नहीं है। बताया था ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी आता है तो क्या बनता है? नमक होता है। ये सब टेक्निक जो बताता हूँ ना, हर एक वर्ड में समझिए कि आपका एक आध आंसर छुपा हुआ है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, पहले ही बता दिया था मैं, क्षार कहलाएगा। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आपके बीच लाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सभी भस्म क्षार है, परंतु सभी क्षार भस्म नहीं है, दिमाग लगा के। सभी भस्म क्षार हो सकता है क्या? नहीं, सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है। B नंबर सही है, A नंबर गलत है। जितने भी क्षार है वो एसिड है, तभी तो क्षार है वो। क्लियर हो रही है बात? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा, अभी मैं ऊपर में एग्जाम्पल एक जगह दे दिया था। तो कह रहा है इसका आंसर क्या होगा? यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अप्रोक्सली आयनित हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन दे देता है, यानी प्रोटॉन दे देता है, इसीलिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है, समझे? या पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता, इसीलिए। नेक्स्ट आपके सामने है कि चुकंदर से बनाए गए बैंगनी रंग के अर्क में साबुन का घोल डालने पर रंग बदलकर हो जाता है। अब बैंगनी रंग को आपका साबुन डाले, बेस डाले हैं, तो कौन सा कलर ये चेंज होगा? ये पीला रंग में बदल जाएगा। बैंगनी रंग है ना, ये पीला कलर में बदल जाएगा बेस डालने से। क्लियर है बात? याद रहेगा, ये सब याद रखना है चुकंदर वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या बोलते हैं? NaOH। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4
OH OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वही बात OH आयन में देने में संपूर्ण आयनित हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक करेगा? तो सभी का आंसर हो जाएगा। एसिड, बेस और साल्ट सभी क्या करते हैं? पानी में घुल के आयन बनाते हैं, इसीलिए विद्युत का सुचालन करते हैं। सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्ट बोला जाता है इसको। वैद्युत अपघट्ट समझते हैं? वैद्युत अपघट्ट जिसमें बिजली प्राप्त जाता हो, पानी में घुलने के बाद बिजली अगर जाए तो उसको वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सभी लवण जितने भी साल्ट है वो सभी इलेक्ट्रोलाइट है। और एसिड के साथ भी यही आंसर होता, बेस के साथ भी यही होता। वहाँ यहाँ जैसे लवण था, लवण के जगह पर आप एसिड डाल दिए तो भी आंसर यही होगा, यहाँ पे बेस डाल दीजिए तो भी आंसर यही होगा। यहाँ का निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट होते हैं? तो सभी का आंसर हो जाएगा। भस्म, अम्ल और लवण सभी का अपघट्ट बनाता है। यहाँ पे है एसिड राष्ट्र की उत्पत्ति में, ये क्या लिख रहा है? एसिड भास शब्द लिखिए। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है। क्या चीज़ से हुआ है? एसिडस से हुआ है। ठीक है, मिसप्रिंट था थोड़ा। अल्कली शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुआ है। अल्कली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अरबी शब्द से हुआ है। क्लियर हो रही है बातें? 21 मिनट क्लास चला अभी तक आपका, और हम लोग क्वेश्चन 32 तक पहुँच गए हैं। हर एक है ना चैप्टर का थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो वही सारे थ्योरी आपके बीच रख दिया गया है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आप पढ़ें, हर चीज़ आपके लिए क्लियर होते जा रहा है। नेक्स्ट है, सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सेब में मैलिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ख्याल रखना है। आगे ये मैच द कॉलम है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सही है। चाय में टैनिक अम्ल, ये भी सही है। विटामिन सी में सिट्रिक अम्ल, ये गलत है। सिरका में एसिटिक अम्ल, ये सही है। इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर हो गई बात? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दही में, 4, पहला का 4 हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करिएगा टमाटर में, हो जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर। और सिट्रिक अम्ल हो जाएगा आपको नारंगी में, खट्टे फूल में, फल में रहता है, तो 2 नंबर। क्लियर हो गई बात? ऐसे मैच करा सकते हैं आप। इसका यहाँ चला जाएगा, इमली में चला जाएगा, टमाटर में चला जाएगा, और यहाँ चला जाएगा। क्लियर हो गई बात है? प्रति अम्ल एंटा एसिड होते हैं। एक बात बताइए, एंटा एसिड मतलब एसिड को दूर करने वाला, तो एक तरह के भस्म होगा। समझ रहे ना? नाम से ही पकड़ लीजिएगा जरा ऐसे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति अम्ल का आमतौर पर प्रयोग पेट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए होता है। यह प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अप्रोक्सली रहता है। ज़्यादातर केस में हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे NaOH का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, जो घर का सोडा होता है, बट कम मात्रा में। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों में डंकनुमा बाल होती है जो अम्ल निकालता है, और ये शरीर पर जाने पर बहुत खुजली होता है। बिछुत्ती का पौधा बोला जाता है इसको। इसमें जो निकलता है इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। ध्यान रखिए, मेथनोइक अम्ल मारिएगा, एथेनोइक अम्ल नहीं। ठीक है, गलती कराने के लिए डाला हुआ है, एथेनोइक अम्ल नहीं, मेथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ मैच कराइए। लैक्टिक अम्ल दूध में होगा, तो 3, पहला का 3 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल ये रहता है सरिका, सिरका होता है, गलती प्रिंट हो गया है, सिरका होता है, ये होता है 4 नंबर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टा चीज़ में रहता है, यानी नींबू में, हो जाएगा 1 नंबर। और ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंधयुक्त मक्खन में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल का ही प्रयोग करके मक्खन वगैरह को सुगंधित बनाया जाता है, ताकि हम लोग खरीदे, सुगंध है तो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टैनिक अम्ल चाय में होता है। सोडा पेय, जितने भी सोडा पेय होता है उसमें H3PO4 होता है। नहीं 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 नहीं, इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है? H3CO3 होता है। हाँ, सही लिख रहा था मैं, H3CO3 होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाया जाता है ना, H3CO3 बनता है।
इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोलिक नहीं, दोनों में अंतर है, एकदम फंसाने के लिए डाले हुए हैं। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, आयन और जल के बीच अभिक्रिया होने पर यह जल किस रूप में कार्य करता है? एक सेकेंड, एक चीज़ समझिएगा, जल के साथ क्या हो रहा है आप उसको देखिए। यहाँ जल है और यहाँ जल है आपके साथ, जल में क्या चेंजिंग आया, गौर करेंगे आप तो आपको दिखेगा कि यह इसका ऑक्सीजन ले लिया है, अंडरस्टैंड, सॉरी क्या बोलता है, हाइड्रोजन ले लिया है। तो जो प्रोटॉन लेता है, गौर कीजिए, याद कीजिए, प्रोटॉन देता है, देने वाला एसिड और लेने वाला भस्म। याद आया डिफिनीशन? ऐसे समझना है। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन में एक बढ़ोतरी दिख रहा है ना आपको सीधा सीधा, तो जो हाइड्रोजन लेता है वो भस्म की तरह काम करता है, जल भस्म की तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन आता है ना, इसमें जो भी पूछ रहा है इधर का पूछेगा, इधर का नहीं होता है कुछ भी। आप यहाँ से देख के पता लगाते हैं, लेकिन इधर का ही कुछ भी होगा चेंजिंग, वो तो बाद का है, रिएक्शन के बाद क्या बना। कह रहा है किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्म में से होना चाहिए, तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट हमेशा क्या होता है? बेस होता है, क्योंकि हमारे मुंह में एसिड ऑलरेडी निकलता है। निम्नलिखित में कौन उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा? हाइड्रोजन आयन कौन देगा? नींबू का रस, अमाशय रस हो जाएगा, HCl। अमाशय रस में क्या होता है? HCl होता है, यही होगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि अर्हेनियस से अम्ल जलीय विलयन में क्या बढ़ाता है? H+ आयन बढ़ाता है। अर्हेनियस का यही तो है कि अम्ल H+ आयन बढ़ाता है, और बेस रहेगा तो OH- बढ़ाएगा। अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा विकसित नहीं हो रहा है, तो आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? दिमाग लगाइए ना ज़रा। आप बेकिंग सोडा मिलाएंगे। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, एसिड बेस न्यूट्रल करेगा जाकर। क्लियर हुई बात? आप चूना भी मिला सकते हैं, चूना का तो ऑप्शन में है ही नहीं बात। जब हम नींबू की कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलता है। क्यों बदलता है भाई? नींबू अम्लीयता को बढ़ाता है। नींबू क्या करता है? नींबू गया और चाय में अम्लीयता बढ़ा रहा है, इसलिए ऐसा चेंजिंग आ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि अभिक्रिया यहाँ पे ये दिया गया है, जल को मिलाया आप HCl में तो ये बन गया। मैं जल का आचरण कैसा है, जल का आचरण पूछ रहा है, तो जल ने क्या किया है? आप यहाँ गौर से देखिएगा, एक इसने हाइड्रोजन ले लिया है, तो हाइड्रोजन जो लेता है वो क्या होता है? भस्म की तरह काम करेगा। क्लियर है ना? थोड़ा देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताए थे। एक जलीय विलयन लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, नीला कर रहा है, नीला कर देता है। नीला कौन करता है? नीला एसिड की बेस, याद कीजिए, लाल करेगा एसिड तो नीला करेगा बेस। तो बेस कौन है यहाँ पे? इस विलयन में निम्नलिखित में से किसमें अधिक मात्रा मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे? अच्छा, अब कह रहा है नीला लिटमस को लाल आपको करना है, क्या मिलाइएगा? तो देखिए, पहले मिलाइएगा, पहले अंदर में बेस था, ऐसे समझिए, अंदर में भी बेस है इसमें। अब धीरे 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 अम्ल मिलाइएगा, न्यूट्रल होगा, और एक समय आया कि एसिडिटी बढ़ जाएगा। जब एसिड बढ़ जाएगा तो वो लाल करेगा लिटमस को। तो इसमें HCl है ना, एसिड, यही मिलाना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ पे है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? सोडियम सल्फेट है और जलीय विलयन की प्रकृति पूछ रहा है। तो सोडियम सल्फेट जो है, सोडियम क्या है? मेटल है, और उसका सल्फेट बना हुआ है, समझे? तो मेटल के ऑक्साइड बेस होता है, तो ये कैसा काम करेगा? बेस का काम करेगा। अधातु तो नहीं है, सोडियम तो क्या है? मेटल है ना, तो मेटल वाले तो ज़्यादातर बेस का ही काम करते हैं, क्षार का। धातु के ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय होती है, सही है, कई बार बोला मैं। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है, भी सही है। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, भास्मिक ऑक्साइड क्या होता है। असल में आप देखेंगे सोडियम के ऑक्साइड होते हैं, जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ज़्यादातर केस में क्या होते हैं? वो भास्मिक होते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, यही तो है मेटल के ऑक्साइड ना, इसीलिए, और सब तो एसिड हो जाएगा। निम्न कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय, तो अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? जो बेस होगा। तो देखिए, कैल्शियम यहाँ पे नहीं होगा,
सोडियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, ये सब मेटल से बना हुआ है ना, तो ये सब बेस का काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। सल्फर मेटल नहीं, नॉन मेटल है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय काम करेगा। अभिक्रिया की बात करिएगा, 2H2O, ठीक है। यह आगे दिया गया है, में जल का व्यवहार कैसा है? तो जल क्या कर रहा है? आप गौर से देखना जरा, जल क्या कर रहा है? दिमाग लगाओ आप जरा, दिमाग लग रहा है ना? यहाँ H2 था, यहाँ H3 हो गया, मतलब हाइड्रोजन लिया है, मतलब प्रोटॉन लिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा? दुर्बल भस्म का काम करेगा। लिटमस पत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पहला, लिटमस एक सूचक है, ये तो सही है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, ये भी सही है। लिटमस जेरेनियम फूल के पत्ते से नहीं, लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। क्लियर है बात? ये गलत था। नीचे का रहा है, लिटमस एक उदासीन अर्क है जो सूचक का काम करता है। जी हाँ, लिटमस खुद उदासीन है, न वो खुद एसिड है न बेस है, बस वो सूचक का काम करता है। अम्ल तथा भस्म की पहचान है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑल्फैक्टरी सूचक नहीं है? ऑल्फैक्टरी सूचक का मतलब है सुगंध वाला। तो वेनिला से सुगंध निकलता है, प्याज से सुगंध निकलता है, लवंग से सुगंध निकलता है, फेनफ्थेलीन से नहीं निकलता है। तो इसका आंसर फेनफ्थेलीन आप मारिएगा, जहाँ से सुगंध नहीं आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? बोलते रहिएगा, समझ में आना चाहिए हर एक बात। निम्नलिखित में से किसका बनना, एक मिनट, निम्न में से किसका बनाया गया विलयन अम्ल एवं क्षार का पहचान में सक्षम नहीं है? तो हल्दी तो है, चुकंदर है, लाल गोभी पत्ता है। गेंदा का कभी सुने हैं? नहीं ना सुने, तो गेंदा आंसर हो जाएगा, इससे नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित जिसको बनाया गया है, ठीक है। लिटमस, इसको बनाया गया। वेनिला जो हो गया, हल्दी हो गया, मेथिल, और ये तो प्राकृतिक है। लिटमस जो है ये बनाया गया है, मतलब संश्लेषित है। पर ये यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ABCD चार चिन्हित चार परख नली है। ए में सादा जल है, बी में क्षारीय विलयन है, सी में किसी अम्ल का विलयन है, और डी में सोडियम क्लोराइड का विलयन है, मतलब नमक है। इन विलयनों में कौन सा एक फिनप्थेलिन विलयन को गुलाबी करेगा? तो फिनप्थेलिन को गुलाबी करेगा, तो ये कौन करेगा? फिनप्थेलिन को गुलाबी करने वाला हम कुछ देर पहले आपको हम बताए थे, याद करके बताइए। क्षारीय विलयन करेगा, गुलाबी रंग कौन देगा? फिनेप्थलीन का। गुलाबी कलर करेगा आपको क्षार, और फिनेप्थलीन का उदासीन कलर होता है। और जानते हैं इसमें एसिड डालिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं आता। फिनेप्थलीन में बहुत बड़ा नाम है, एसिड डालने पर भी कुछ असर नहीं करता है। इसको याद रखने का यही तरीका है कि तुम्हारा नाम इतना बड़ा रख के क्या किया तुम? फिनेप्थलीन से क्वेश्चन किया जाता है कि तुम इतना बड़ा नाम रख के क्या किया? एसिड के साथ तुम कुछ रिएक्शन ही नहीं करता, जैसा हो वैसा ही रहता है वो। सिर्फ तुम क्या करते हो, गुलाबी रंग देते हो बेस के साथ, है कि नहीं? तो बेस कहाँ पे है? बेस इसमें से देखना पड़ेगा कहाँ पे। आइए, बेस क्या है? बी में क्षारीय विलयन है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब विटामिन नहीं होगा, प्रखनली होगा। क्या ही विटामिन होगा, गलती से प्रिंट है। प्रखनली की बात है, प्रखनली पी में है आपका, जो गुलाबी रंग करेगा। अच्छा, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा होता है? कुछ देर पहले बताए थे, अम्ल है और मेथिल ऑरेंज है, लाल कलर देगा। और बेस क्या, कौन सा पीला रंग देता है? याद आया? आया नहीं याद? याद रखिएगा। वह संख्या जो पदार्थ की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जानना है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये याद रखना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं, ये तो बेसिक वाला था। पीएच इसमें याद रखिएगा। पीएच स्केल होता है जो अम्लीयता क्षारीयता को बताता है। और पीएच स्केल कैसे काम करता है? पीएच बराबर -log H+ आयन होता है, -log H+ आयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि पीएच तुल्य होता है, तो ये हो जाएगा log 1/H3O+ के बराबर। थोड़ा सा सब याद करना होगा, ठीक है। पीएच तुल्य होता है 1/H3O+ के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। जी हाँ, सही बात है, 7 से नीचे।
क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, ये भी सही बात है, और उदासीन का 7 होता है, एकदम सही बात है, तीनों सही है। ये तो मैं बताया भी था स्केल बनाकर शुरू में। निम्नलिखित में किसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब ये सीड पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। 1 मिनट, नहीं होगा वो, ये तो नमक है, ये तो बेस है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, नमक है। आंसर हो जाएगा एक मिनट, अपवाद वाला आ गया, मैं समझ गया। इसका डालिएगा FeCl2 डालिएगा, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर ये तो नमक होना चाहिए था, है कि नहीं, क्योंकि मेटल का है। तो एक चीज़ जानिए, ये नमक हो सकता था, बट ये अपवाद में आता है, ये एसिडिटी को शो करता है, एसिड को शो करता है, ठीक है। थोड़ा इसको याद रखिएगा एक, कि पीएच इसका 7 से कम होता है। FeCl2 आयरन क्लोराइड, 1 2 4 गो है चीज़ अपवाद वाला, वो सब देख लीजिए यहाँ। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के जलीय विलयन का मान पीएच के मान का अधिकतम होगा? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर देखेंगे NaCl, NH4Cl और NaCO3 में Na2CO3 जो है ना, इसका पीएच मान जो है जलीय विलयन में अधिकतम होगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान 25, ये डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वो तो ऐसी फालतू का डराने के लिए दिया है। लगभग पीएच 7 का उदासीन जल, लगभग पीएच 7 का उदासीन जल वायु मिश्रण करने पर हल्का या अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वायु की गंदगी जल में घुल जाती है, नहीं। वायु का ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, नहीं। वायु का कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाए, यही होगा। वायु का कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है आपका क्या, पानी। नींबू का खट्टा स्वाद, नींबू का खट्टा स्वाद खत्म करने में निम्नलिखित में से किसका बेहतर उपयोग होगा? एक चीज समझिए, थोड़ा सा बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे कह रहा है नींबू का खट्टा स्वाद खत्म करना है, ये एक तरह का एसिड है, तो इसका 7 से कम होगा, अथी क्या बोलता है, पीएच मान। तो हमको बेस मिलाना होगा खट्टा खत्म करने के लिए, तो बेस होगा 7 से ज़्यादा वाला, 7 से ज़्यादा वाला सी में कह रहा है कि 8 से अधिक, 7 से अधिक का था तो भी आंसर हो जाता। हाँ, यहाँ पे एक बहुत कमाल का बात सिखा रहे हैं, ये अप्रोक्सली स्टूडेंट को नहीं पता है। अगर आप ये सीख रहे हैं तो समझिए, यहाँ तक अगर वीडियो में आ गया तो बहुत बड़ा चीज़ सीख रहे हैं आप, इतने जान लीजिए। कोई इस पे ध्यान नहीं देता, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, छोड़ कर आएंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है? तो याद रखिएगा, बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। प्रबल प्रबल क्या कह रहा है, अम्लीय बोल रहा है आपको। एक चीज समझा दे जरा, ये बहुत ही काम का है। जैसे देखिए, पीएच और प्लस POH ये बराबर 14 का होता है, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन को लेते हैं और इसका निकालना है, तो इसको x मान लीजिए और यहाँ 14 डालिए, अब बराबर में 14 है। x का मान क्या आ जाएगा, क्योंकि 14 उधर जाके घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो पीएच का मान भी क्या आ गया, x किसको माने थे, पीएच को माने थे, तो पीएच भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो पीएच भी 0 हो गया, यानी एसिड हो गया प्रबल, और POH भी प्रबल एसिड हो गया। फार्मूला कौन सा लगा, ये वाला लगा। कभी भी पूछ देगा, आपको पता है, इसका दे दिया आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका दे दिया और आपको पूछा पीएच का बताइए, ये दे के पीएच पूछ देगा, कैसे निकालिएगा, इसमें निकाल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ मान के चलिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, निकालना है आपको। तो हम पीएच रखेंगे इधर और बराबर 14 माइनस हो जाएगा 4.5, इसको घटा दीजिएगा, 9.5 आपका आंसर आ जाएगा, इसका पीएच का मान। समझ रहे कैसे निकल रहा है, बहुत ही काम का है, मतलब इसको स्टार लगा लीजिए। इसका बी और सी क्यों हुआ, दोनों समझ गए होंगे मुझे लगता है। आगे कर रहा है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी बेस होगा, उसका पीएच होगा 10 होगा, मतलब 7 से ज़्यादा होगा, बेस होगा, तभी तो नीला कर रहा है। मानव मुख पीएच मान कितना होता है, हमारा मुंह जो होता है ना, वो एसिडिक थोड़ा सा होता है, 5.5 होता है, ठीक है।
इसीलिए हम लोग जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो बेस का करते हैं, क्योंकि एसिड रहता है हमारा मुंह। एंटासिड जो होता है पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा, तभी तो बेस का काम करेगा ना, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड बन चुका है। 7 से अधिक आंसर होगा। कह रहा है 3 बिलियन है ए बी और सी, पीएच क्रमशः 4, 1, 11 है। 3 बिलियन ए बी सी का पीएच मान क्रमशः 4, 1 और 11 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगा, सो पूछ रहा है। तो एक बात बताइएगा, जो जितना एक वाला होगा बी आंसर देना सही रहेगा, क्योंकि जित एक है उसका पीएच, अगर पीएच एक है मतलब हाईली एसिडिक है, तो इसका H प्लस का आयन ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे आंसर निकला है? यहाँ पे है कि पीएच स्केल को किसने विकसित किया था? पीएच स्केल बनाने वाले कौन थे? तो आप यहाँ देखें सोरेनसन। और सोरेनसन क्या किए थे? 1909 में बनाए थे। कब बनाए थे? 1909 में। और हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो 1909 में घटना हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, याद है? तो सोरेनसन क्या है? 1909 में पीएच स्केल बनाए थे सोरेनसन। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10 के पावर 7 आई थिंक होता है। हाँ, 10 के पावर 7 के -7 होता है, 10 के पावर -7 होता है। ताजे दूध का पीएच 6 है। जब दूध खट्टा हो जाता है अथवा दही के परिणाम में बदल जाता है तो पीएच 6 से और नीचे चला जाएगा। 6 से नीचे क्या आ जाएगा? यही ना होगा, 6 से कम हो जाएगा। साइन यही ना दीजिएगा 6 से कम का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन में पहला 0 देगा, मुझे पता था फंसाने के लिए। अमोनिया का जलीय विलयन प्रकृति में कैसा होता है? अमोनिया को जल में मिलाए हैं आप, सोचिए और बताइए मुझे। क्षारीय होता है। आगे कह रहा है जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? पीएच स्केल को मीटर लिख दिया है, कोई बात नहीं है, पीएच मीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जलीय विलयन होता है। अभी जस्ट आपने ऊपर देखा है, एक सेकेंड यहाँ देखिए, यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है? अमोनिया का जलीय विलयन। ध्यान रखिएगा, अमोनिया NH3 है, अमोनियम क्लोराइड कुछ नहीं। अमोनिया का जलीय विलयन क्या क्या होता है? देख लीजिए जरा। भास्मिक होता है। क्या होता है? भास्मिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या? अमोनियम क्लोराइड है तो अम्लीय होगा। ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड है तो अम्लीय होगा, क्योंकि अमोनियम जो होता है ना वो मेटल के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए सब खेला हो रहा है। आगे बढ़िए। मानव के रक्त का पीएच 7.4 होता है, थोड़ा सा ये बेसिक होता है। मानव रक्त की प्रकृति कैसी है? तो बेसिक है, कम क्षारीय है। क्षार है बट एकदम कम, ना के बराबर। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पहला, अम्ल डालने पर शुद्ध जल का पीएच घटता है। जी हाँ, एकदम घटेगा, क्योंकि 7 होता है पीएच, और जब अम्ल डालेंगे तो घटेगा ही घटेगा। नेक्स्ट है, क्षार डालने पर शुद्ध जल का पीएच बढ़ता है, ये भी सही है। किसी भी विलयन का पीएच 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये गलत है। एसिड का नहीं होता है, होता है। पीएच द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापी जाती है। पीएच स्केल से सांद्रता आप नहीं नाप सकते। एक मिनट रुक जाइए, पीएच स्केल से सांद्रता पता चल जाएगा, मापी जाता है। पीएच स्केल से पता चल जाएगा, लिटमस से नहीं पता चलता है। इसमें तो ऑलरेडी पता चल जाएगा सांद्रता कितना है। दूध का पीएच मान कितना होता है? हल्का एसिडिक होता है, 6.6 कर दीजिए, थोड़ा सा एसिडिक होता है। और दही का तो होता ही है अच्छा खासा। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मतलब कहाँ से कहाँ तक वैरी करते रहता है मानव शरीर का, ये सब याद रखना है। 7 से 7.8 के बीच रहता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक नेचर रहता है हमारे शरीर का। किसी अम्लीय विलयन में H प्लस का सांद्रण होता है। थोड़ा देर पहले भी बताए हैं एक ऐसा क्वेश्चन।
10⁻⁷ से थोड़ा सा कम। नेक्स्ट है कि एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है, ठीक है। इसका पीओएच मान कितना होगा? अभी मैं एक फार्मूला बताया था, क्या आप निकाल के बता सकते हैं? मैंने बताया था पीएच और प्लस पीओएच बराबर 1/4। अब डालिए वैल्यू, पीएच के ऊपर 3 डालिएगा तो उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा पीओएच। बोलिए, निकल जाएगा ना? यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसकी जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो दो चीज़ से होगा, पीएच से भी होता है, पीकेए से भी होता है, ये भी याद रखना होगा। पीकेए से भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता चलता है, यानी कि 1 और 3 दोनों आंसर होगा। पीकेए से भी पता चल जाता है। मृदा में, क्या चीज़ में? मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में लगातार करने से मृदा का पीएच, फिर से सुनिए, मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का उपयोग करने से मृदा में लगातार पीएच मान क्या होगा? अब कैल्शियम सुपरफॉस्फेट डाल रहा है, दिमाग लगाइए, 7 से अधिक हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं पीछे वाले क्वेश्चन पे आता हूँ ज़रा, ये मुझे कन्फ्यूजन कर रहा था, मैं इसका पता करा। जैसे मृदा में कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जो है ना, प्रयोग उर्वरक लगातार करने से पीएच मान अधिक, आंसर ये आयोग माना था, ठीक है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैल्शियम सुपरफॉस्फेट जो है ना, ये एक तरह का लवण है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इससे कोई फर्क नहीं मिट्टी पे ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अधिक प्रयोग से शायद 7 से अधिक हो जाए पीएच। यहाँ पे आइए, कह रहा है सांद्र HCl का जो पीएच होता है 0 होता है, एकदम हाईली है एकदम से। नींबू का रस का 2.5 होता है, ये भी सही है। तनु NaOH का 13 के करीब होता है, ये भी सही है। शुद्ध जल का 7 होता है, ये भी सही है। ये भी सही, ये भी सही। नींबू का भी 2.5 सही है और तनु NaOH का 13 होता है, ये सारे सही इसका है। पीएच मान याद रखना है आपको। निम्नलिखित में किसका पीएच मान न्यूनतम होगा? न्यूनतम अब देख लीजिए, सबसे कम तो HCl अमाशय रस का होगा, HCl का। कम का मतलब 0 के करीब, तो यही हो जाएगा 0। निम्नलिखित में किसका पीएच मान अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? क्षार ज़्यादा कौन सा है? दूध है, आंसू है, पसीना है, पित्तरस है? दूध तो थोड़ा सा एसिडिक होता है, पित्तरस तो एसिडिक है। एक मिनट रुकिएगा, आंसर पित्तरस देना सही रहेगा। पित्तरस का जो पीएच मान होता है 7.5 से लेके 7.8 होगा। सबसे अच्छा इसी का पीएच जाएगा सबसे आगे, 7.5 7.8 के करीब रहेगा पित्तरस का। आंसू और पसीना का एकदम न के बराबर है। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है भूकंप की तीव्रता, दूध की शुद्धता, निगेटिव में फोटो बनाने में काम लाया जाने रसायन। आंसर हो जाएगा किसी विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है। जितना पीएच कम होगा उतना ही एसिडिक होता है, यानी मतलब H+ आयन उतना ज़्यादा वो देगा। नेक्स्ट है कि जल और जलीय NaOH से भरी प्रकनली के विलयन में विभेद किया जा सकता है नीले लिटमस को डाल के, क्योंकि देखिए नीला लिटमस डालिएगा तो NaOH होगा तो वहाँ पे रेड कर देगा, और जहाँ पानी होगा वहाँ कोई प्रभाव नहीं करेगा, नीला का नीला रहेगा। मानव पसीने का पीएच मान, अभी ऊपर में क्वेश्चन ऑप्शन में था, यहाँ पे आ गया 4.5 होता है। 4.5 क्या चीज़ को बताता है बताओ मेरे को आप? एसिड का बताता है ना, मैं थोड़ा देर पहले बोला था। और आंसू का भी आ ही गया यहाँ ऑप्शन, वहाँ भी था आंसू का, तो इसका क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। 7.3 होता है, तो इसीलिए 7.8 सबसे अच्छा किसका गया था? पित्तरस का। नेक्स्ट है सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जल का रंग प्रदान करता है। जल कैसा रंग देगा? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके साथ हरा रंग देता है। ये कह रहा है कि नीम का दातून दांत को साफ कर देता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, मुंह में एसिड बनता है। नीम में कौन धातु HCl और NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है?
ठीक है। अब देखिए ये है बेस और ये है एसिड, तो एक धातु है जो दोनों के साथ काम करता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है। तो इसका आंसर जाएगा आपका जिंक। जिंक और एल्युमिनियम ऐसा है ना, एल्युमिनियम भी मार सकते हैं आप, जो दोनों से रिएक्शन कर लेता है, जिंक और एल्युमिनियम। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की बात कर रहा है और HCl से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। दोनों से रिएक्शन करने वाला कौन है? तो आपका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। यह गैस, सॉरी, वही तो मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये दोनों आपस में मिलकर गैस बनाता है, उसको CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब CO2 को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है तब यह दूधिया हो जाता है, या अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह हो जाता है। अब देखिए CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया तो आपने क्या किया, दूधिया कर दिया। अधिक प्रवाहित करें रंगहीन हो जाएगा, कलर उसका फेड कर जाएगा। धातु के ऑक्साइड तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्लियर है, लवण और जल बनाता है। नेक्स्ट है कि NH4 ये एसिड का काम करता है, NH4Cl और NaOH बेस है, अभिक्रिया कर कौन सा गैस देगा? आपको ध्यान रखना होगा, इसमें निकलने वाला गैस हो जाएगा आपका अमोनिया गैस निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन मत मारिएगा, अमोनिया गैस। धातु के कार्बोनेट, ठीक है, यह बेसिक काम करेगा। धातु के कार्बोनेट तनु खनिज अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? धातु के है कार्बोनेट, तो आंसर दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन पदार्थ HCl के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा? चूने का पानी, संगमरमर, खरिया, बिना बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित कौन HCl के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस नहीं देगा? तो आंसर हो जाएगा आपका चूने का पानी भी नहीं देगा और बिना बुझा हुआ चूना भी नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है से पूछ रहा है। AlCl3 एक लुईस अम्ल है। 108 का जवाब देंगे, जी हाँ, एक लुईस अम्ल कहलाता है। आगे कहता है लुईस के अनुसार, ठीक है, अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करता है वही अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, उसको लुईस अम्ल के अंतर्गत करते हैं। लुईस व्यक्ति का नाम था। इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, ध्यान रखना है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस प्रदान करेगा? अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस देगा। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस करा। निम्नलिखित में से किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होने पर CO2 गैस उत्पन्न नहीं होगा? फिर से आ गया, नहीं होगा, तो आपका जवाब होगा H2SO4 और मैग्नीशियम। समझे कि निम्नलिखित में किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होने पर, इन दोनों का रासायनिक अभिक्रिया कराने पर CO2 नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें कहीं भी कार्बन आपको दिख रहा है? बताओ आप मेरे को, नहीं ना दिख रहा है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु कैसे बनाते हैं? तो पानी में हल्का हल्का डालकर, पानी में थोड़ा थोड़ा मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल का डाल के, ये सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डाल सकते आप, बहुत हैवी रिएक्शन करेगा। लवण का निर्माण होता है अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा। ऑप्शन पहला ही आंसर हो जाएगा 112 का। यहाँ पे कह रहा है सामान्य लवण बनाया जाता है। सामान्य लवण बनाना है तो एक सेकंड रुक जाइएगा। क्षारीय ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया, ये आंसर हो जाएगा। क्षारीय ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा के, एक मिनट रुक जाइएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है, एक और आंसर जाएगा ये, धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराकर। धातु को अगर अम्ल से अभिक्रिया कराएगा तो भी नमक बन जाएगा। धातु का अधातु को गर्म करके, धातु तथा अधातु को गर्म करके भी बनाया जा सकता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, डी दीजिए इसका आंसर। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन लवण का गुणधर्म नहीं है? लवण, नमक का गुणधर्म नहीं है। लवणों में क्रमित संकुलन विन्यास होते हैं जिसे जालक कहते हैं। 14 का जो है पहला सही है। लवण में क्रमिक संकुलन विन्यास होता है जिसको जालक कहते हैं। लवण भंगुर होते हैं, ये भी सही बात है। नमक के ढेला को आप तोड़ेंगे टूट जाएगा। नेक्स्ट है गलित अवस्था में लवण विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। लवण का गलनांक निम्न एवं क्वथनांक कुछ होता है, जी नहीं। गलनांक और क्वथनांक जो है गलत दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने है, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या होता है?
नमक को आपने डाला है पानी में और बुलबुला बन रहा है, इसका मतलब है CO2 गैस निकल रहा है। निम्नलिखित में से कौन भास्मिक लवण है? भास्मिक, जिसमें बेस की मतलब पावर हो। तो जब भी ऐसा वाला देखिएगा ना मिक्सअप वाला, तो मार दीजिएगा आंसर, भास्मिक लवण है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण नहीं है? सामान्य लवण नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सामान्य लवण नहीं है। ये नमक है, ये नमक है, ये नमक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में लवणों में कौन सा हवा में खुला छोड़ देने पर रवादार जल को त्यागते हैं? समझे? तो आंसर हो जाएगा पहला सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये अपना पानी को त्याग देगा हवा में खुला छोड़ दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। नेक्स्ट है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? प्रस्वेद जो कि पानी को खींच लेगा, तो बोला अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, इसको प्रस्वेद लवण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है मोहर लवण। मोहर साल्ट किस प्रकार का लवण होता है? तो सब याद रखिएगा, द्विक लवण में आता है। निम्नलिखित में कौन जटिल लवण के अंतर्गत आता है? तो जटिल लवण में कौन आ जाता है? आंसर हो जाएगा सभी, जो भी इस तरह के बॉक्स बॉक्स वाला ब्रैकेट वाला होता है ना, सभी जटिल लवण में आते हैं। निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं होता है? रवा जल बोल रहा है कि होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। NaOH सिर्फ रहता है, NaOH। और भी जितना है ना सब में रवा जल रहता है। जैसे जिप्सम हो गया CaSO4 इंटू 2H2O होता है, 2H2O होता है। ठीक है, धोने वाला सोडा का क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? 10H2O। क्लियर हो गई ये सब? नीला तोता किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कॉपर सल्फेट का। तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है इसमें, तो इसी में नहीं रहता है आंसर, इसमें कोई भी नमक नहीं होता है। यहाँ मैच कराना है आपको। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेरियम है, फिटकिरी है। तो पहला का हो जाएगा आपका बेरियम, हो जाएगा सामान्य लवण। ठीक है, लेकिन बेरियम क्लोराइड करिए तब होगा आंसर सही, सी क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड होगा तब सही हो जाएगा, ये सामान्य लवण हो जाएगा। तो अम्लीय लवण की बात करिएगा जिसमें अम्ल की मात्रा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का 3 देना, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 का 3 देना सही रहेगा। 4 का क्षारीय लवण में हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा क्षारीय होता है, द्विक फिटकिरी में आ जाता है, द्विक लवण फिटकिरी कहलाएगा। यहाँ कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन को पूर्णतः उदासीन करता है। यदि NaOH के इसी बिलियन 20 ml हो तो क्या होगा? तो 8 10 को कर रहा है, तो 20 16 को करेगा, 16 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बफर बिलियन में अम्ल तथा क्षार डालने पर उसका pH मान नहीं बदलता है, ये सही बात है। नेक्स्ट है आपका कि मानव रक्त बफर बिलियन के उदाहरण है, ये भी सही बात है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहेगा। मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको सेशन, तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो को आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। इसके आगे आने वाला जो क्लासेज है उसको बता दूं ज़रा, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। 11-12 का पूरा क्लास रहेगा वो उसी पर आधारित, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और हर एक स्टूडेंट गलती करता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जितनी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके बीच रख सकते हैं ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट छोड़ कर आता है, उसमें भी हम अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब क्वेश्चन लाएंगे, 75 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू।